नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक रैली हुई। उस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल कई बड़े दलों के नेता शामिल हुए थे। लालू यादव ने पीएम मोदी पर निजी हमला किया, उनके परिवार पर सवाल उठाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे ही अपना हथियार बना लिया। बीजेपी के नेताओं ने फिर आगे उसे विस्तार दिया। जिस बिहार से मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई को नया मोड़ मिला, वहां पर लोगों का मूड क्या है, इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया। ओपिनियन पोल में जो नतीजे आए हैं वो नतीजे चौंकाने वाले हैं। बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सत्ता की हैट्रिक वाली हुंकार, अब की बार 400 पार और परिवारवाद के बहाने सियासी शत्रुओं पर प्रचंड शाब्दिक प्रहार। भगवा सियासत के मौजूदा पुरोधा के अंदाज का ये नया चुनावी संस्करण है। पिछले हफ्ते जब बिहार में सत्याग्रह की धरती पर खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी, तब उन्होंने पहले 12,800 करोड़ की सौगातों की बौछार की और फिर चुन चुन कर विरोधियों पर शब्द बाणों की बरसात की। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है। मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। परिवार वाले जिस हथियार से प्रधानमंत्री बार बार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, वो उन्हें बिहार में मिला था। इंडिया गठबंधन की रैली में लालू यादव ने परिवार के नाम पर कुछ यूं नरेंद्र मोदी को चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया था। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। इसी के बाद बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का परिवार घोषित कर दिया। बिहार में सत्ता समीकरण और नीतीश के हृदय परिवर्तन के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 2 बार वहां जा चुके हैं। 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में थे, जबकि 6 मार्च को मोतिहारी के दौरे पर गए थे। तीनों जिलों में करीब 48,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नए सिरे से जुगलबंदी के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या एनडीए बिहार में 2019 वाली जीत रिपीट करेगा या तेजस्वी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन खेला करेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में तस्वीर साफ हो गई है। क्या कहता है सर्वे, यह हम आपको व्याख्या सहित बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पिछले चुनाव में स्थिति क्या थी। 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली थी। इसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और 5 सीट एलजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी और आरजेडी 0 पर सिमट गई थी। 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू थी, साथ में रामविलास पासवान की एलजेपी थी। मगर इस बार एनडीए ने अपने कुनबे का विस्तार किया है। बावजूद इसके ओपिनियन पोल में एनडीए पिछड़ता हुआ दिख रहा है।
2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास गई थी, 17 की 17 बीजेपी जीत गई थी, 17 में से 16 जेडीयू और 6 जीत गई थी एलजेपी। और इस बार एनडीए 32 सीटें लेने में कामयाब होगा, यानी कि 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। इंडिया के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। बीजेपी के लिए बिहार में ये अप्रत्याशित सा है। तो आगे का सवाल है कि नीतीश के सत्तासीन रहने के बावजूद एनडीए के पिछड़ने की वजह क्या है? क्या तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा से इंडिया को फायदा हो रहा है? क्या 2 लाख युवाओं को मिली नौकरी का क्रेडिट तेजस्वी को मिल रहा है? क्या बार बार नीतीश कुमार के पलटने से लोगों में काफी नाराजगी है? या फिर जाति समीकरण को साधने में तेजस्वी यादव कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव एमवाई के साथ साथ बाप मतलब बहुजन, अगड़ी, आधी आबादी और पुअर यानी गरीब की बात कर रहे हैं। हालांकि बिहार में न तो अभी सीटों का बंटवारा हुआ है और न ही किसी कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी और जेडीयू 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर समेत 5 सीट मिल सकती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को 1-1 सीट मिलने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी से बात नहीं बनने पर कुशवाहा के हिस्से 2 सीट चली जाएंगी। हालांकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी बहुत कुछ साफ हो सकता है। नीतीश कुमार की माने तो ये दोनों फैसला जल्द होगा। हालांकि सीटों को लेकर पेच मोदी विरोधी गठबंधन में भी फंसा है। सूत्रों की माने तो लालू यादव की पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस का दावा 15 सीटों पर है। जबकि तेजस्वी यादव 7 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं, बाकी 3 सीट लेफ्ट को मिलेगी। हालांकि आरजेडी को लग रहा है कि ओपिनियन पोल में जितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही, आंकड़ा उससे आगे भी जाएगा। पिछले दिनों जब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे थे, तब तेजस्वी यादव उनके साथ थे। दोनों पार्टियों का दावा है कि जल्द इस सीट का पेच सुलझा लिया जाएगा। हालांकि अभी बिहार में आरजेडी को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन झारखंड में क्या स्थिति बनती दिख रही वो भी जान लीजिए। 14 सीटों में से देखिए 12 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। सर्वे का कहना है, सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटों से संतोष यहां पर करना पड़ेगा और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। लेकिन 12 सीटें, 14 में से सीधे सीधे 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा झारखंड में हो सकता है, यानी कि ये बड़ी जीत झारखंड में एनडीए गठबंधन दर्ज कर सकती है। झारखंड में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा। पिछले चुनाव में भी एनडीए को 12 और कांग्रेस जेएमएम को 2 सीट मिली थी। इस बार भी वैसा ही दिख रहा, वो भी तब जब पिछले दिनों झारखंड में जबरदस्त सियासी उथल पुथल हुई है। मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। चंपई सोरेन के हाथों में झारखंड की कमान है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं। झारखंड में बीजेपी जहां आजसू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, तो जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी भी है। हालांकि लोकसभा चुनाव पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं दिख रहा। और आइए बात करते हैं दक्षिण भारत के उन 2 राज्यों की जहां पर पीएम मोदी का विशेष फोकस है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलाकर 42 सीटें हैं। अगले हफ्ते 3 बार इन दोनों राज्यों में पीएम मोदी जाएंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मोदी फैक्टर का असर कितना है, इस रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना बदलाव चाहता है, क्योंकि अब उसे झूठे वादे नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है, क्योंकि अब उसे भाजपा सरकार चाहिए। जब संगारेड्डी की सड़कों पर काफिला निकला था प्रधानमंत्री मोदी का, तो उनके सम्मान में फूलों की पंखुड़ियां बरस रही थी। उनके नाम की आवाजें लग रही थी। समर्थकों का उत्साह चरम पर था। 4 और 5 मार्च को लगातार 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे। 2 दिनों में उन्होंने तेलंगाना को 62,800 करोड़ रुपए की सौगात दी।
सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में माता से आशीर्वाद लिया। फिर कांग्रेस और केसीआर के बीआरएस पर जमकर प्रहार किया। तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। तो सवाल यहीं से है कि क्या बीजेपी को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण के राज्य में जबरदस्त एंट्री मारी है। 2014 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने वहां 4 सीटें जीती। 2014 में सिर्फ 10% वोट मिला, जबकि 5 साल बाद ये 19.66% पर पहुंच गई। ओपिनियन पोल में इस बार क्या स्थिति बनती दिख रही, ये हम आपको आगे बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि पिछले चुनाव में 17 सीटों वाले तेलंगाना की पूरी पिक्चर क्या थी। बीआरएस को 9 सीट मिली थी, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिली थी। 2019 में वहाँ केसीआर सत्ता में थे, जबकि इस बार तेलंगाना कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के हाथों में है। ऐसे में वहाँ इस बार क्या स्थिति बनती दिख रही, वो समझिए। तो यहां पर अब देखिए 17 सीटों का ये लेखा जोखा, 10 कांग्रेस को, 4 बीजेपी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और एमआईएम के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, लेकिन 10 सीटों पर यहां कब्जा कांग्रेस कर सकती है। इन 17 सीटों में से 43% वोट शेयर कांग्रेस को मिल रहा है यहां पर सर्वे के मुताबिक, और 10 सीटों पर बढ़त बनाते हुए कांग्रेस तेलंगाना राज्य में। यानी पूरी स्थिति पलटती हुई दिख रही है। बीआरएस को जबरदस्त नुकसान दिख रहा, जबकि कांग्रेस काफी आगे जाती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में पीएम मोदी की अब तक की मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिख रहा। हालांकि आगे भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाने वाले हैं। पीएम मोदी 16 मार्च को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। 18 मार्च को भी तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में बैठकें करने वाले हैं। 19 मार्च को भी तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रैलियां करेंगे। जाहिर है कि दक्षिण को साधने की कोशिश में जुटे पीएम मोदी तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश पर भी फोकस कर रहे हैं। यूं तो अब तक इस साल सिर्फ 1 दिन आंध्र प्रदेश गए, लेकिन कई सौगातें दी। सिर्फ सौगातें ही नहीं दे रहे, बल्कि एनडीए का कुनबा भी बढ़ा रहे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसका क्या असर दिखने वाला है, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए 2019 में क्या स्थिति थी। 25 सीटों में 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस को मिली थी, टीडीपी को सिर्फ 3 सीट ही मिली थी। बाकी कांग्रेस, बीजेपी, जनसेना सरीखी पार्टियां शून्य पर सिमट गई थी। इस बार जब एनडीए का दायरा बढ़ा है, तो ओपिनियन पोल में सियासी स्थिति 180 डिग्री तक बदलती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और देखिए अब आपके सामने तस्वीर सीटों की भी साफ हो गई है। 25 जो सीटें हैं, इन सीटों में से 20 सीधे सीधे एनडीए गठबंधन के खाते में और 5 सीटें वाईएसआर कांग्रेस को मिल सकती है। तो बड़ा नंबर 20 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करता हुआ एनडीए गठबंधन आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ 5 सीटें यहां पर वाईएसआर कांग्रेस को, और इंडिया गठबंधन का खाता भी यहां पर नहीं खुलेगा इस सर्वे के मुताबिक, और साथ ही अन्य के खाते में भी कुछ भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, शून्य का आंकड़ा। लेकिन 20 सीटें जो सीधे एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं इस सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में। जाहिर है कि चंद्रबाबू नायडू के मोदी के साथ आने पर दोनों को फायदा हो रहा। आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी साथ में होना है, इसको लेकर भी सियासी बिसातें बिछाई जा रही, लेकिन आंध्रा और तेलंगाना में इंडिया गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा। देखिए, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, और इस ऐलान से पहले देश भर में लागू हो चुका है सीएए। कोई मोदी सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, तो कुछ चीफ मिनिस्टर ताल ठोक कर कह रहे हैं कि वो अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे। विपक्ष की कुछ पार्टियां इसे एंटी मुस्लिम लॉ बता रही हैं, तो विदेशी मीडिया का एक हिस्सा भी है जो सीएए वायरल है, जिसमें
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सबको जवाब दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? मैंने कहा 41 टाइम 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ, बहन, बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहाँ आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करें जरा। वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन वो
दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई। तो देखा आपने, अमित शाह पूरे फॉर्म में थे। वो सीएए को 75 साल की वेदना से जोड़कर देश के लिए जरूरी बता रहे थे। इसके बाद अमित शाह के टारगेट पर आए उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। गृह मंत्री ने विपक्ष को चुनौती दी, कहा कि सीएए अब कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। इसी साहब पे आ जाती हूँ जो आपके हमेशा ही स्पीक्स अगेंस्ट यू, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बार बार सीए भी उठा रहे हैं और बाकी विषयों पर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी सीए लागू कर रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जी, कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा कर डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला है सीए, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। जैसे सीए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आइए बात करते हैं ममता बनर्जी की, जिनकी चोट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा किया है एसएसकेएम अस्पताल से जारी उनके मेडिकल बुलेटिन से, जिसमें यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीछे से धक्का लगा था और इसी की वजह से वो गिरी और घायल हो गई। उनके माथे पर 3 और नाक पर 1 टांका लगा है। घायल ममता बनर्जी की जो तस्वीरें हैं गुरुवार शाम को जैसे ही सामने आई, हड़कंप मच गया। माथे पर उनके चोट लगी थी, खून बह रहा था। तस्वीरों के साथ खबर यह आई कि वो घर पर गिरी और घायल हो गई। भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उनका इलाज हुआ। डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी, लेकिन ममता बनर्जी ने मेडिकल टीम की निगरानी में घर जाने की बात कही, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई और वो ये है कि शाम करीब 7:30 बजे के आसपास जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो बताया गया कि वो अपने घर में उन्हें पीछे से धक्का लगा और इसी के कारण वो गिरी। अस्पताल की तरफ से जारी बयान के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी के साथ हुआ क्या था। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee reported to our hospital today around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of our home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. 3 stitches has been applied on forehead and 1 on nose, and required dressing was done. She was advised to remain admitted for observation, but she preferred to go home.